नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन के बारे में। सामाजिक विज्ञान से संबंधित यह 5वीं वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले की 4 वीडियोज मैं सामाजिक विज्ञान के ऊपर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और आज उससे आगे की कहानी या आगे के सवालों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आप सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं और मेरी वीडियोस को आप एक उपयोगी साधन के रूप में देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि वो कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनको हल करने के बाद हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि आप चाहें तो आप साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि परीक्षा के दौरान आप उनको रिवाइज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक विज्ञान के आगे के सवाल। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के 114 सवाल मैं पहले ही अपनी 4 वीडियोस के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं और आज हम शुरुआत करेंगे 115वें सवाल से। और सवाल यह है कि केसर सागा क्या है? ए मसाला, बी मठ, सी बौद्ध ग्रंथ या डी मिठाई। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है सी बौद्ध ग्रंथ। केसर सागा तिब्बत का एक बौद्ध ग्रंथ है और भारत के राज्य के जो स्थान है लद्दाख, जो कश्मीर में स्थित है, वहां भी यह ग्रंथ काफी प्रचलित है क्योंकि बहुत सारे तीर्थयात्री जो तिब्बत जाते हैं वो लद्दाख से होकर ही जाते हैं। इसीलिए लद्दाख को भारत में छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और तिब्बत का बौद्ध ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में विशेष रूप से प्रचलित है। उसके बाद दोस्तों, अगला सवाल है कि चीना वला क्या है? ए मछली पकड़ने का जाल, बी व्यंजन, सी दवाई या डी दर्रा। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प ए मछली पकड़ने का जाल। केरल में चीन से बहुत सारे तीर्थयात्री आते थे और अक्सर ये होता था कि वो अपनी जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे वो स्थानीय स्तर पर भी भारत में प्रयोग की जाने लगी थी। केरल में बहुत सारे जो तीर्थयात्री आते थे, चीनी लोग आते थे यात्रा करने के लिए, अक्सर वो अपने खान पान और जीवन जीने की आदतों को उन स्थानों पर ले जाते थे जहां पर वो जाते थे। इसी कारण केरल में बहुत सारी वस्तुओं को अपनाया गया और केरल में जो मछली पकड़ने का जाल है वो हूबहू उस जाल से मिलता है जो चीन में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी आधार पर जो केरल में मछली पकड़ने का जाल है उसे चीना वला कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब हुआ वह है ए मछली पकड़ने का जाल। दोस्तों, अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है और सवाल है कि किसी भी स्थान के सांस्कृतिक जीवन का उसके डैश तथा डैश से गहरा रिश्ता होता है। हमें बताना है कि इन 2 खाली स्थानों में किन 2 शब्दों को भरा जाएगा। और दोस्तों, इसके विकल्प हैं ए इतिहास और भूगोल, बी स्त्री तथा पुरुष, सी ग्राम तथा शहर और डी युद्ध तथा शांति। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है ए इतिहास तथा भूगोल। लद्दाख और केरल के उदाहरण हमें दिखाते हैं दोस्तों 6ठी क्लास की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक का पहला पाठ है विविधता की समझ। वह दिखाता है कि इतिहास और भूगोल किसी भी स्थान के सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान का इतिहास कैसा रहा है और उस स्थान की अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन या भूगोल कैसा है। तो दोस्तों, इस आधार पर इस सवाल का जो जवाब है वह है ए इतिहास तथा भूगोल। दोस्तों, अगला सवाल है कि इनमें से क्या विविधता का एक रूप नहीं है? ए खाना, बी पहनावा, सी भाषा और डी निर्धनता। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है निर्धनता। विविधता का मतलब होता है ऐसी अनेकता जिसको हम जश्न मनाते हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी में जश्न मनाने का आधार मनाते हैं। भारत में अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, पहनावा पहनते हैं और अलग अलग तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी ही चीज भारत में विविधता को जन्म देती है। जबकि निर्धनता अपने आप में विविधता का कारण नहीं और प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति को इंगित करती है, यह सामाजिक स्थिति को इंगित करती है। इसीलिए इसका जो जवाब है सवाल का वह है डी निर्धनता। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, सवाल नंबर 119। इनमें से क्या विविधता का एक कारण नहीं हो सकता? ए शिक्षा, बी यात्रा, सी व्यापार और डी सामाजिकरण।
सारे ही विकल्प अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो विकल्प नंबर डी है वह इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि ऊपर के तीनों विकल्पों से शिक्षा, यात्रा और व्यापार से इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ नयापन जुड़ जाता है, जबकि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे को वे सारे कायदे, कानून, नियम और आचार व्यवहार सिखाए जाते हैं जो उस संस्कृति का हिस्सा है जिसमें उसका जन्म हुआ है, और उसका अपना परिवार भी खुद उसका सदस्य है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है डी, समाजीकरण। चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं, और सवाल यह है कि जब हम किसी समुदाय के सभी लोगों को एक ही सांचे में बांध देते हैं तथा उनके बारे में पक्की राय बना लेते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। हमें इन चार विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो इस खाली स्थान को पूरा करे, और विकल्प है ए रूढ़िबद्ध धारणा, बी नजरिया, सी असमानता या डी अवैज्ञानिकता। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है रूढ़िबद्ध धारणा, जिसको इंग्लिश में हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा एक तरीके की मानसिकता होती है, दिमागी स्थिति है जिसमें हम किसी इंसान और समुदाय के बारे में एक राय बना लेते हैं और सभी लोगों को, उस समाज या समुदाय के सभी लोगों को उसी नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा इस खाली स्थान में भरा जाएगा और इस सवाल का सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और सवाल है कि लड़कियां स्वभाव से कोमल एवं मृदुभाषी होती हैं, यह वाक्य लड़कियों के प्रति दर्शाता है। क्या दिखाता है? ए भेदभाव, बी रूढ़िबद्ध धारणा, सी दया या डी सहानुभूति। दोस्तों बहुत सारे लोग इसका जवाब भेदभाव मानते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, उनको इस तरीके का होना चाहिए, इसीलिए यह उनके प्रति भेदभाव को दिखाता है। परंतु इस सवाल का जो सही जवाब है वह भेदभाव नहीं है, बल्कि इस सवाल का जो सही जवाब है वह बी रूढ़िबद्ध धारणा है। रूढ़िबद्ध धारणा एक मानसिकता होती है और उस मानसिकता को अपनाकर उसके आधार पर व्यवहार करना वो भेदभाव कहलाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक वाक्य दिया गया है जो मानसिकता को दिखाता है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब होगा दोस्तों वो रूढ़िबद्ध धारणा होगा, न कि भेदभाव। तो यदि आप किसी प्रश्न में या किसी पेपर में इस सवाल का सामना करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इस सवाल का जवाब रूढ़िबद्ध धारणा है, न कि भेदभाव। दोस्तों अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन में किस आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा? ए जाति, बी धर्म, सी भाषा या डी लिंग। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है ए जाति। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र की महार जाति में हुआ था, जो एक निम्न जाति मानी जाती थी। हालांकि उनके पिता फौज में थे, सरकारी नौकरी थी, परंतु उसके बावजूद भी उन्हें अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने बचपन में। इसीलिए और ये जो सारा उनको भेदभाव सहना पड़ा, इसलिए सहना पड़ा कि वो एक निम्न जाति से संबंधित थे। इनके बारे में 6ठी क्लास में जो कहानी दी गई है वो ये है कि एक बार उन्होंने अपने पिताजी से मिलने जाना था दोपहर में, और एक घोड़ा गाड़ी में ये चढ़े। घोड़ा गाड़ी वाले ने जब इनसे इनकी जाति पूछी तो उसने इनको उतार दिया, भले ही ये पैसे भी देने के लिए तैयार थे। तपती दोपहरी में गर्मी के मौसम में इनको उतार दिया गया। इस तरीके के भेदभाव उनको इसलिए सहने पड़े क्योंकि वो निम्न जाति से संबंधित थे। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए जाति। दोस्तों अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है 123, और सवाल यह है कि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के विषय में समझाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार में चुनावों के महत्व को समझें। आप किस विधि को चुनेंगे? दोस्तों जब भी इस तरीके के सवालों को आपसे पूछा जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस विकल्प को चुनना है जो विद्यार्थी को अपने अनुभवों को चुनने का मौका दें। विद्यार्थियों को मौका दें कि वो खुद अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। इस तरीके के सवालों में उसी जवाब को सबसे सही जवाब माना जाता है। और यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं वह है कि आप चुनावों पर व्याख्यान देंगे, बी विद्यार्थियों को चुनावों पर पढ़कर आने के लिए कहेंगे, सी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करवाने का क्रियाकलाप आयोजित करेंगे, और डी आप विद्यार्थियों को मतदान केंद्र पर ले जाना चाहेंगे। दोस्तों इस सवाल में जो विकल्प नंबर सी है वह इस सवाल का सबसे सटीक जवाब है, क्योंकि अगर कक्षा में हम मॉनिटर का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को चुनावों के महत्व के बारे में बता सकते हैं। इसका जवाब डी क्यों नहीं है, जबकि डी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है? दोस्तों 8वीं क्लास 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, इसीलिए उनका किसी मतदाता केंद्र पर जाना संभव नहीं है। और दूसरा ये कि यदि संभव हो तो एक साथ इतने लोगों को इस तरीके के प्रयोग करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है।
इस प्रकार इस सवाल का जो सबसे सटीक जवाब है वह है सी, कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करवाने का क्रियाकलाप आयोजित करेंगे। अगला सवाल दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है और सवाल यह है कि भारत में सरकार को कानून बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यदि जनता सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को पसंद नहीं करती है तो जनता इसका विरोध कर सकती है, क्योंकि ए, लोग खुद सरकार को चुनते हैं, इसीलिए सरकार का विरोध करना उनका हक है। बी, लोग सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं। सी, गलत कानूनों का विरोध करने का अधिकार लोगों को प्रदान किया गया है। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प नंबर सी, गलत कानूनों का विरोध करने का अधिकार लोगों को प्रदान किया गया है। हमारे देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें समानता के अधिकार के अंतर्गत शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार लोगों को दिया गया है और इस विरोध के अंतर्गत सरकार के वे क्रियाकलाप भी शामिल हैं जो लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए लोग यदि चाहें और यह महसूस करें कि सरकार द्वारा बनाए जाने वाले किसी कानून से उनके हितों को नुकसान पहुंच सकता है तो वो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करके सरकार का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं दोस्तों। यह इसीलिए संभव है क्योंकि भारत में संविधान द्वारा लोगों को विरोध करने का अधिकार दिया गया है और कोई व्यक्ति इस अधिकार को छीन नहीं सकता है। इसीलिए इसका विकल्प सी सबसे सही जवाब है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, किस नदी के जल को लेकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के बीच विवाद है? कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या डी नर्मदा। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी कावेरी। कावेरी नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के बीच विवाद रहता है क्योंकि यह नदी दोनों ही राज्यों से होकर गुजरती है और इनसे दोनों ही राज्यों में डैम बनाए गए हैं जिसके जल के उपयोग को लेकर अक्सर इनके बीच विवाद रहता है। और अगला सवाल दोस्तों कि दो राज्यों के बीच नदी के जल पर होने वाले विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी है? ए, दोनों राज्यों की सरकार की, बी, प्रधानमंत्री की, सी, संसद की या डी, यूएनओ की। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी, संसद की, क्योंकि संसद केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत शामिल होती है और इसका जो कर्तव्य है पूरे देश का शासन चलाना होता है। ऐसे में यदि किसी दो राज्यों के बीच नदी या अन्य किसी मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा होता है तो इस तरीके के विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर संसद की होती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की जो जिम्मेदारियां होती हैं वह यूएनओ की होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा सिंधु नदी के जल के उपयोग को लेकर विवाद रहता था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच यूएनओ द्वारा सिंधु संधि करवाई गई जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि भारत सिंधु नदी के 20% जल को इस्तेमाल करेगा क्योंकि यह नदी भारत के पंजाब और कश्मीर जैसे राज्यों से होकर गुजरती है जबकि इसका अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान में बहता है। इसीलिए यूएनओ द्वारा यह तय किया गया कि भारत इस नदी के जल का 20% जल उपयोग करेगा जबकि 80% जल पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की जिम्मेदारी संसद निभाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की जिम्मेदारी यूएनओ द्वारा निभाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ सी, संसद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है बी 3। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी गांव के सभी वयस्क सदस्य किस संस्था के सदस्य होते हैं? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी विधानमंडल या डी जिला परिषद। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए ग्राम सभा। किसी भी गांव के वे सभी लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका नाम उस गांव की मतदाता सूची के अंतर्गत शामिल है, उनका नाम अपने आप में ग्राम सभा में भी शामिल होगा। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए ग्राम सभा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों आजकल इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो चलिए देखते हैं सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ए सभी ग्रामों की एक ग्राम सभा होती है। बी नंबर 2, सभी ग्रामों की या कुछ ग्रामों को मिलाकर उनकी एक ग्राम पंचायत होती है। 3, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। डी या 4, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नहीं होता है बल्कि वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसके विकल्प है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? ए 1,
बी 2 और 3, सी 1 2 3 या डी सभी। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब डी है वह इसका सही जवाब है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी गांवों की एक सभा ग्राम सभा होती है और सभी ग्राम सभाओं को मिलाकर या कुछ गांवों की सभाओं को मिलाकर उनकी एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। इन ग्राम पंचायतों का एक अपना सचिव होता है और उस सचिव का चुनाव नहीं होता बल्कि सरकार द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। उसका कार्य होता है वो ग्राम पंचायत की सभाओं को बुलाना और कार्रवाइयों को अंजाम देना होता है। इस प्रकार इस विकल्प सवाल का जो विकल्प डी है वह सबसे सही जवाब है। दोस्तों उसके बाद अगला सवाल है कि कौन सी संस्था पंचायती राज का अंग नहीं है? ए ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत या डी सरपंच। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है डी सरपंच। सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से संबंधित होता है। अपने आप में वह संस्था नहीं होती है बल्कि संस्था का एक सदस्य होता है। इस प्रकार इस सवाल का जो सही जवाब है वह है डी सरपंच। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान से संबंधित यह 5वीं वीडियो थी। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दूसरे लोगों की मदद पहुंचाने तक अपनी मदद पहुंचाने के लिए आप मेरे चैनल को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह मदद पहुंच सके जिनको इस मदद की जरूरत है। दोस्तों ऐसी ही दूसरी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद।